नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैंने आपको कल से ही वादा किया है कि आने वाले 4 दिनों में आपका वर्णिका का जो भी चैप्टर बचा हुआ था, 4 चैप्टर, वो खत्म हो जाएगा। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। तीसरे चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ चले हैं। माँ चैप्टर है, जिसके लेखक ईश्वर पटेलीकर, क्या है, ईश्वर पेटलीकर उनका नाम है। उनके द्वारा लिखा हुआ माँ कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। एक माँ कैसी होती, वो कहते हैं ना माँ दुर्गा की आरती में कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। उसी तरह से इस पूरी कहानी की रचना की गई। एक माँ अपनी बेटी को किस कदर प्यार करती है, एक माँ अपने संतान को किस कदर प्यार करती है, भले वो संतान पागल ही क्यों ना हो, भले वो संतान किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, लेकिन एक माँ के लिए संतान क्या होता है, उस भावना को ईश्वर पेटलीकर ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे शब्दों में इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। बहुत ही अच्छी कहानी है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, वर्णिका की पूरी कहानी हम लोग अपने पीडीएफ पे कर रहे हैं, खुद के बुक के, रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन वर्णिका, जो कि आप जानते हैं कक्षा 10th के लिए रोशनी पब्लिकेशन विगत 17 वर्षों से बहुत सारी पुस्तकें लॉन्च कर रहा है, बहुत सारी पुस्तक, बहुत सारा बुक लॉन्च कर रहा है रोशनी पब्लिकेशन। उसी में है कैप्टन वर्णिका, कैप्टन गोधुली भी है, कैप्टन आपका संस्कृत का दोनों पार्ट है, इंग्लिश का दोनों पार्ट है। ये सो सिर्फ क्लास 10th के लिए, एसएसटी का भी क्लास 10th में आपको सारा बुक मिल जाएगा। ये सभी बुक आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलता है। 9, 10, 11, 12 सभी क्लास का बुक अवेलेबल होता है हमारे पास। साथ ही साथ इस रोशनी पब्लिकेशन की इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल रही है बहुत ही अच्छी क्वालिटी क्लास, जिसमें आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10th का 2026 में होने वाले एग्जाम के लिए एक फुल फ्लेज तैयारी करवाई जा रही है। जी हाँ, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर, सभी टॉपिक बिल्कुल कंठस्थ करवाए जा रहे हैं, सभी चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर करवाए जा रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत यहां से ना आने पाए। हिंदी को हम लोगों ने विद क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट कर लिया है। गोधुली को हम लोग वर्णिका की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आने वाले 2 दिन और बचे हैं। इसके 5 चैप्टर थे आपके इसमें वर्णिका में, उसमें हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं कल और परसों। जी हाँ, कल परसों तक ये पूरा वर्णिका भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके पूरे ग्रामर को डेडिकेट करेंगे, पूरा चैप्टर, और साथ ही साथ हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस चलाते रहेंगे साथ ही। तो जो बच्चे नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे पुराने हैं वो तो ऑलरेडी कर लिए होंगे, जो बच्चे नहीं किए होंगे अभी कर लीजिए, क्योंकि आप जान रहे हैं इस चैनल पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है, आज की जो हमारी स्टोरी है माँ, उसकी शुरुआत करते हैं। एक एक करके हम सारा चीज देखेंगे, क्या कहानी है, लेखक परिचय देखेंगे, सभी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, माँ चैप्टर 3 आपका आ गया है। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का जो रोशनी पब्लिकेशन का खुद का बुक है, उसका पैटर्न आप लोग पिछले 2 बार से देख रहे होंगे, किस तरह का बुक है, कितना अच्छा बुक है। ये आपका हर एक 2 पैराग्राफ के बाद ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन होते हैं। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, ताकि आप एक चीज पढ़ें और आपका आगे रिकैप होता रहे। इससे क्या होता है, आप कोई भी स्टोरी जब इस तरह से पढ़ते हैं कि ऊपर आपका स्टोरी हो और उसके साथ ठीक छोटे छोटे प्रश्न हो, ताकि आप ऊपर वाले स्टोरी को रिकैप कर सके, तो आपका मस्तिष्क उस चीज को सेव कर लेता है। यह जो आपका पोर्शन है, ये आपके मस्तिष्क का कंट्रोल एस है। कंट्रोल एस समझ रहे हैं, कंप्यूटर में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज होता है। ये आपका वही कंट्रोल एस है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के खास विशेषज्ञों के द्वारा 17 साल की मेहनत है कि किस तरह से बुक बनाया जाए कि वो बुक बच्चे के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर पाए। ठीक है, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज का जो हमारा ये सेशन है पूरा शुरू करते हैं। फटाफट हम अपना सारा टूल निकाल लेते हैं और इस कहानी को खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका लेखक परिचय से। लेखक कौन है इसके? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टोरी, किसी भी गद्य खंड का हो, पद्य खंड का हो, या आपका वर्णिका की कोई भी कहानी क्यों ना हो, उसका लेखक परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उसी के ईश्वर पेटलीकर के लेखक परिचय से शुरू करते हैं। कौन है ईश्वर पेटलीकर? तो ईश्वर पेटलीकर गुजराती लोकप्रिय कथाकार है, यानी ये पूरी जो कहानी है
वो हो सकता है आपके गुजराती एक्सेंट में होगी या गुजरात के स्थानों का जिक्र करते हुए होगी। इनके कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला आदि रच पककर एक नई अस्वादकता के साथ उपस्थित होते हैं। खून की सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आपका आ जाएगा या फिर आपका इस साल में संभावना है कि इस तरह से आ सकता है कि खून की सगाई किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ईश्वर पेटलीकर की रचना है। काला पानी इनकी लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी किसकी रचना है? तो ईश्वर पेटलीकर की रचना है। साहित्य के अलावा पेटलीकर सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय हैं। इनकी दर्जनों पुस्तकें पुरस्कृत और बहु प्रशंसित हो चुकी है। यह कहानी गोपाल दास नगर द्वारा संपादित एक अनुदित कहानी संग्रह मां से संभार संकलित है। यानी यह जो कहानी है कहां से लिया गया है? गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एक अनुदित कहानी संग्रह मां से साभार संकलित है। यानी ये जो कहानी लिखा गया है ईश्वर पेटलीकर के द्वारा, यह गोपाल दास नागर के द्वारा संपादित किया हुआ है। क्या है? छापा गया है। वहां से ये कहानी हमारे पास आई है, वर्णिका में, और वर्णिका से फिर हमारे जो पढ़ रहे हैं आज हम लोग वहां से। ठीक है, चलिए आगे को अच्छे से हटा दिया जाए ताकि बोर्ड बिल्कुल फ्रेश दिखे। तो एक एक करके फटाफट हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने जैसे कि आपका क्या है ढहते विश्वास पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एक पूरे उड़ीसा के बाढ़ की विभीषिका क्या है, महानदी का बांध, दलई बांध जो टूट गया था, उसके बाद क्या हुआ था उस पूरे गांव का मंजर, उसके बारे में जाना था। आज हम लोग एक माँ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? माँ के बारे में। माँ की ममता क्या होती है, माँ का स्नेह क्या होता है बच्चों के लिए, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह लोग उसकी माँ को देते, तब उसकी आंखों में आंसू झिलमिला आते और हरेक को एक ही जवाब देती, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। अपंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कराने जैसा ही यह कहा जाएगा। यानी एक लड़की है, यहाँ पे आपको मंगू का जिक्र मिल रहा है। मंगू है और उसकी माँ है। यानी मंगू हो सकती है मानसिक रूप से थोड़ी सी विचलित हो, मानसिक रूप से थोड़ी सी अपंग हो, तो उसके बारे में आसपास के गांव वाले उसकी माँ को सलाह देते हैं कि इसको पागल खाने में भर्ती कराओ, पागलों के अस्पताल में भर्ती कराओ। तो वहां पे माँ का एक ही जवाब होता है, मैं माँ हूं, जब मैं इसकी अच्छी से सेवा नहीं कर सकती तो वो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है। अस्पताल, वो जो पागलों का जो अस्पताल है क्या है, अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कर जाएंगे। क्या है? अपंग जानवर, वैसे जानवर, मतलब क्या, पागलों के अस्पताल को उसकी माँ क्या समझती है? अपंग जानवरों की गौशाला। ठीक है, माँ की यह ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद कोई उनसे ऐसी बात करता भी नहीं था। कभी कभी कोई बोलते थे कि इसको अस्पताल में दिखाओ, इलाज करवा दो, लेकिन माँ का यह जवाब सुनते ही उससे कोई नहीं उलझता था, कोई कुछ नहीं बोलता था। जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वो जिस तरह पालती पोसती, सेवा करती, लाड़ प्यार करती, या प्रत्यक्ष देख लोग उनकी प्रशंसा भी करते, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। दूसरे के घर तो भूखी प्यासी कब की मर गई होती, और जीवित भी होती तो हष्ट पुष्ट शरीर तो नहीं होता। यानी मंगू की माँ उसकी इस तरह सेवा करती थी कि सभी लोग, गांव के सभी लोग, आयल गेल हिते परो, सब लोग बहुत प्रशंसा करते कि इस तरह की बच्ची को, इस तरह की बेटी को एक माँ ही इस तरह पाल सकती है। अगर माँ इसकी ना होती तो किसी दूसरे घर में होती या कहीं और होती। माँ अगर इसके जीवन में ना होती तो ये हो सकता है कि अब तक इसकी मृत्यु हो जाती। अगर जिंदा भी होती तो इतनी हष्ट पुष्ट शरीर नहीं होता, ये पतली सुतली होती, क्योंकि मंगू को कुछ भी ख्याल नहीं है, ना खाने का ना कुछ करने का। वो सभी कौन कराती थी? उसकी माँ करवाती थी। मंगू के अलावा उसकी माँ के 3 संतानें थी। यानी मंगू के अलावा उसकी माँ के 3 संतानें और थी, और मंगू एक, 4 संतानें कुल मिला के। 2 पुत्र 1 पुत्री। दोनों पुत्र पढ़ लिखकर शहर में काम में लगे थे। पुत्री का विवाह हो गया था और वह अपनी ससुराल में चली गई थी। मंगू की माँ उन 3 संतानों को भूल गई हो यह बात नहीं थी, किंतु उसका समग्र मातृत्व मंगू पर ही निछावर हो गया था। इसलिए छुट्टी में जब कभी लड़के घर आते तब उसका घर बार पौत्र पौत्रियों से खिल उठता।
फिर भी दादी माँ के रूप में एक हर्ष में पागल ही नहीं, वह हर्ष में पागल नहीं होती थी। उन बालकों को वह लेती, खिलाती, लाड़ प्यार करती। यानी मंगू के अलावा 3 संतानें और थी। एक बेटी का और विवाह हो गया था बड़ी वाली का, एक मंगू थी। 2 बेटे अच्छे से पढ़ लिख कर शहर में काम कर रहे थे। यानी और ऐसा नहीं था कि उन लोगों को कम प्यार करती थी, लेकिन हाँ, मंगू के प्रति माँ का आकर्षण ज्यादा था। वो एक वाजिब उसका कारण भी है कि उसको स्पेशल अटेंशन की जरूरत भी थी। माँ के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को तो कुछ ख्याल नहीं आता, पर पुत्रवधियों कसमसा जाती। दोनों बहुओं की पति से यह एक ही फरियाद थी, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू की छाती से भी अलग नहीं करते। यानी पुत्र को इस सबसे कोई दिक्कत नहीं है कि माँ है, माँ मेरी बहन को प्यार कर रही है, ज्यादा लाड़ प्यार कर रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पुत्र वधु यानी बहू जो थी मंगू की माँ की, उन लोगों को बहुत दिक्कत होता था कि मेरा जो पुत्र है, मेरा जो बाल बच्चा है, सब लोग जो क्या करते हैं अपने, मतलब कहते हैं ना कि सूद से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। यानी बेटे से ज्यादा पौत्र प्यारा होता है, आपका क्या पोता पोती प्यारा होता है, नाती नतनी प्यारा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि मंगू के लिए मंगू की माँ का प्यार कम नहीं होता था, जिसके कारण उसका क्या, उसकी जो पुत्र वधु यानी बहू थी, उनको थोड़ी शंका होती थी या फिर जलन होती थी। ठीक है, आगे बात करेंगे अब इसमें। क्या आगे, मातृत्व के स्नेह में खींची बहुएं माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठती। इतना ही नहीं, पुत्री के बालकों के प्रति भी माँ जी का व्यवहार वैसा ही था। यानी ऐसा सिर्फ नहीं था कि बेटे के बाल बच्चों के लिए, बेटी भी जो थी उसके भी बाल बच्चों के लिए वैसा ही व्यवहार होता था। इस कारण बहुएं पति के आगे बड़बड़ाकर जब थक जाती, तब पुत्री की माँ के मुंह पर ही सुना देती, तब मंगू को झूठ लाड लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। यानी औरत लोग का एक आपका स्वाभाविक होता है कि भाई उससे भी अगर उनको प्रॉब्लम हो तो क्या करेगी, वो बड़बड़ 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 आपको सामने सुनाते रहती है। ठीक है, बड़बड़ा कर जब वो थक जाती थी, तब पुत्री की माँ के मुंह के आगे ही सुना देती। जब देखती थी कि मेरा पति सुन ही नहीं रहा है, कैसा पागल आदमी है, तबाह हो गए ऐसे पति पाके हम, ऐसा हम इतना बोलते रहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारी मंगू को ही सबसे ज्यादा प्यार करती है, ये पोता पोती नहीं है उसका, इन लोग को खिलाने का मन नहीं करता उनको। ये सब सुनाने के बाद आखिर में जब देखते पति नो रिस्पॉन्स, तो क्या करते हैं, मेन सॉफ्टवेयर के पास जाके बोलते हैं, कौन, मंगू की माँ को। ठीक है, आदत डाली होगी तुमने ही, ये जो मंगू है ना, ये तुम्हारे वजह से बिगड़ी है, तुम इसको पागल बना दी, इतना ज्यादा लाड़ प्यार, मंगू कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं बोलेगी, इसी कारण क्या हो गई है, मंगू पागल हो गई है। आदत डाली हो तो जानवर को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ ना करना इसका ख्याल है, आ जाता है। 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी भी पागल हो पर उसे आदत डाली हो तो क्या इतना भी ख्याल ना आए। यानी जानवर को भी कहाँ पखाना करना है, कहाँ क्या करना है, वो सभी का इतना छोटी छोटी चीजें ख्याल रहती है। लेकिन 12 वर्ष की लड़की है मंगू, उसको इतना भी ख्याल नहीं है कहाँ क्या करना है। तुम ही आदत डाल के इसको बिगाड़ी हो, ऐसी बहुएं मंगू की माँ को कहती थी। वह गूंगी है पर कुछ बहरी नहीं है कि हमारी बात सुने भी नहीं, भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए हो तो दूसरी बात तुरंत ख्याल रखे। यानी वो गूंगी है लेकिन बहरी नहीं है। यानी मंगू क्या थी, एक गूंगी लड़की थी, वो बोल नहीं सकती थी लेकिन बहरी नहीं थी, वो सुन सकती है। ऐसी बहुएं कहती थी कि एक बार अगर वो गलती करे 2 थप्पड़ मार देती, उसको बताती कि इसको ऐसे करना है तो वो ऐसे ही करती, लेकिन तुम क्या कियो, बिगाड़ के रख दियो। कौन कहती है, जो मंगू की भाभी थी वो मंगू की माँ को। चलिए आगे बात करेंगे। अब उसकी पुत्री के आगे कुछ बोलो उससे पहले ही माँ जी की आंखें बरसने लगी। यानी बेटी मंगू को अगर कुछ बोलती थी, लेकिन उससे पहले ही, बोलने से पहले ही माँ का हृदय पसीज उठता, माँ रोने लगती। पुत्री का हृदय भी भर आया परंतु कलेजा कठोर कर वह मन की बात निकाले बिना ना रह सकी। तुम समझती हो मंगू को लाड़ प्यार करके उसे सुखी बनाती हो, पर यह समझ लो कि तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो। तुम कुछ हमेशा बैठी रहने की ही नहीं हो, भाभियों के पाले पड़ेगी तब नित्य उनके मल मूत्र धोने का झंझट कोई नहीं करेगा और वह दुखी हो जाएगी।
कुछ रुककर वह धीमे स्वर में बोली, कहावत है यह झूठ नहीं है, पराई माँ ही कान छेदती है। मतलब एक बहुत ही अराजकता भरा माहौल, एक लड़ाई झगड़ा वाला माहौल क्रिएट हो गया है यहाँ पे। अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने का तो नहीं, पर मल मूत्र को और कपड़े का ध्यान आएगा तो भी बहुत है। यानी इसको अगर अस्पताल में रखेंगे, भले इसका पागलपन दूर हो ना हो, लेकिन मल मूत्र त्याग कहाँ किया जाता है, इस सब का तो ख्याल इसको आ ही जाएगा। लेकिन तुम्हारा लाड प्यार ने, मंगू के माँ का लाड प्यार ने मंगू को क्या बिगाड़ दिया है। भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है, भाभियां एक बार भी खाने को ना दे ऐसी ओछी नहीं है। यानी भाइयों के घर में बहुत सारा लाड प्यार भाई मंगू को भी करते हैं, और भाभियां भी ऐसा ना है कि पूरी मंगू को छोड़ दी हैं, भाभियां भी खाने पीने दे देती है। ऐसा नहीं अगर किसी दिन लड़ाई हुआ तो मंगू का खाना पीना बंद, मंगू की माँ, वो सब एक नेचुरल लाइफ और एक नेचुरल अपना पारिवारिक जो चलता है। मंगू के कारण उनकी भाभी थोड़ी सी परेशान है, ये सब चल रहा है। मंगू की माँ मंगू को चूंकि स्पेशल अटेंशन चाहिए वो दे रही है, बिल्कुल सब कुछ साधारण चल रहा है आपका। यहाँ पे क्या है, अब आगे बात करते हैं, क्या है अब आगे। अब माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती है। माँ जी लोगों को, यानी अब ये कौन बोल रही है, बहू बोल रही है। कौन, मंगू की भाभी कह रही है कि माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा, उपमा यानी उदाहरण देती है। तब लोग पराये की तरह जो नहीं कह पाते थे वह उनकी पुत्री ही की कह डालती। अस्पताल गौशाला जैसा होगा और शायद मंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का छुटकारा होगा। यानी कि क्या कहती हैं कि पराये रह जाते तब उनकी पुत्री यह कह डालती कि अस्पताल गौशाला जैसा होगा और शायद मंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का छुटकारा हो जाएगा। कि ठीक है मान लिया अस्पताल गौशाला जैसा और मंगू वहीं पे उसका देहांत हो गया तो कम से कम छुटकारा तो मिलेगा, पता चलेगा। हम लोग एफर्ट लगाए, नहीं हुआ। मंगू की मौत को माँ जी भी छुटकारा मानती थी, यानी मंगू की मौत को माँ भी छुटकारा मानती थी यदि वह प्राकृतिक रूप से आए तो। लेकिन परंतु लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलने का विचार उसे असहाय लगता था। यानी माँ वो भी सोचती थी कि ये जो बच्ची है ये इस दुनिया में उस तरह सरवाइव नहीं कर पाएगी, मेरे बाद इसका कोई नहीं होगा, इसकी भी मौत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ये मेरी लापरवाही के कारण ना हो, प्राकृतिक मौत हो। वो मंगू की माँ समझ जाती, ठीक है। स्वार्थ से सभी सगे पर निस्वार्थ से सगा हो, वही सच्चा सगा है। पुत्र कमाते थे, कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में हिंडोले झूलती हो, उनसे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ ना था। मंगू की सच्ची माँ बनी रहे तभी माँ बेटी का संबंध सार्थक था, ठीक है। तो यहाँ पे मंगू के बारे में सभी बातें हो रही है। इसलिए पुत्री कहे तो यह पुत्र कहे तो मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में ढकेलने को माँ जी तैयार नहीं थी। यानी कोई भी कुछ भी कह ले, मंगू की माँ मंगू को अस्पताल भेजने के लिए तैयार नहीं थी, ठीक है। चलिए, पुत्र माँ के इस भाव को समझ गए थे, यानी पुत्र समझ गए थे कि इतना बार बोल दिए हैं माँ को, बाहर वाला बोल दिया है, घर वाला बोल दिया है, हेतु नाता रिश्तेदार सब बोल दिया है कि इसको अस्पताल भेज दो, लेकिन नहीं समझी है। इसलिए वे कभी ऐसी बात नहीं करते थे, क्योंकि 3 गोरे निशान डॉक्टरों ने एकमत होकर निदान प्रकट किया कि पागलपन मिटाना संभव नहीं, केवल एक विश्वास था कि किसी ट्रेंड और अनुभवी नर्स या डॉक्टर की देखरेख में उसे रखा जाए तो आदत के कारण शायद उसे शौच और कपड़े का ध्यान आ जाए, परंतु ऐसी अवस्था घर के पास हो, परंतु ऐसी अवस्था घर के पास हो सके यह संभव नहीं था। इसलिए वे मौन थे। फिर भी माँ जी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखे। दवा करने वालों बिना बुलाए घर आ पहुंचे। यानी 3 डॉक्टर थे, उन्होंने ये सब विचार किया। कौन थे? 3 डॉक्टर थे। उन्होंने एकमत होकर कहा कि इसको पागलपन मिटाने वाले अस्पताल में भर्ती कराया जाए। ठीक है, पागलपन इसका ठीक नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर हो जाएगा। कितना जरूर हो जाएगा कि इसे क्या शौच आदि का ध्यान हो जाएगा, कहाँ क्या करना है, इसका कम से कम एक नॉर्मल जो आदतें होती है वो मंगू की लग जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मंगू की माँ क्या कहती है, नहीं, मंगू यहीं रहेगी, घर के आसपास कोई व्यवस्था हो तो बताओ। लेकिन घर के आसपास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी दवाई दारू चल रहा था मंगू का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अभी मंगू के ही बारे में पूरी चीज चल रही है।
चलिए, ये क्या है आपका? ये है आपका शिलाजीत बेचने वाले या हींग बेचने वाले मंगू को पागल जानकर वे दवा जानते हैं इसका दावा करते थे। यानी अभी भी गांव के आसपास कुछ बहुत दूर से आपका कुछ कुछ बेचने आते हैं, दूर दराज से, कि जड़ी बूटी ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो उसी सब में शिलाजीत बेचने वाले या हींग बेचने वाले जो दूर दूर से आते थे, ठग एक तरह से, वो कहते थे अरे ये इसको तो हम ये बूटी देके ठीक कर लेंगे, ठीक है, उसका दवा करने का दावा करते थे। माँ जी मानती थी कि 1000 उपचार करे तब तक तो लोग तो लग जा ही जाता था, इसलिए दूसरे की दृष्टि में पागलपन जैसी बात भी वह गंभीरता से सुनती थी और श्रद्धा से उन पर अमल करती थी। किसी ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाले अघन का महीना इसके लिए श्रेष्ठ है, इसलिए संभव है वह ठीक हो जाए। तभी से अघन का महीना माँ जी के लिए आराध्य देव बन गया है। यानी कोई अगर कहता था कि मंगू को हम ठीक कर सकते थे, मंगू की माँ उस पर पूरा विश्वास करती थी। किसी ज्योतिषी ने कह दिया था कि आने वाला अघन के महीना में ये ठीक हो सकती है, तो माँ जी उसका इंतजार कर रही थी, माँ उसका इंतजार कर रही थी कि अघन का महीना आ जाए कि मेरी मंगू ठीक हो जाए। ठीक है, वो देव के समान हो गया था, आराध्य देव। हे अघन देव जल्दी आइए, हे अघन देव जल्दी आइए। अघन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते थे, इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में नहीं चढ़ जाता वैसी तरंग में माँ जी चढ़ जाती। 14वां पूरा होते होते तो मंगू बड़ी बहन का विवाह कर दिया था। मंगू पागल ना होती तो आज इसका भी विवाह तय हो गया होता। यदि अघन के महीने में इसका पागलपन मिट जाए मरी के रूप में, तो ऐसा ही मूर्तिया यानी वर उसे देखने के साथ ही हाँ कर देगा। यानी ये कहती हैं कि 14 साल में इसकी और जो बहन थी मंगू की, उसका विवाह कर दिया था। बस मंगू में एक ही दिक्कत है, वो थोड़ी पागल है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो अगर ये भी अघन तक, इसका भी 14 वर्ष पूर्ण जाएगा, अगर ये अघन तक ठीक हो गई तो इसका भी बिल्कुल एक सुंदर वर देख के इसका भी विवाह कर देंगे। मंगू इतनी सुंदर है कि उसे कोई भी देखकर मना नहीं करेगा। और जैसे सब कुछ ठीक हो गया वैसे ही वह विवाह की योजना में मन बनाने लग जाती है। कामू मंगू की बड़ी बहन, कौन है? मंगू की बड़ी बहन का नाम है कम्मू। क्या है? कम्मू के घर के समय घर की स्थिति आज जैसी नहीं थी। आज तो दोनों भाई शहर में अच्छा कमाते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं। फिर मंगू के विवाह के लिए वे किस लिए पीछे घूमकर देखेंगे। यानी कामू का जब विवाह हो रहा था उस समय घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अभी है। अभी आर्थिक स्थिति और अच्छी हुई है, दोनों भाई अब कमाने लगे हैं घर के बाहर शहर में, तो घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है। कामू का विवाह जिस तरह हुआ उससे और अच्छे से मंगू का विवाह होता। एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने बैठी। उसने प्रसन्न होकर माँ जी कई दिनों हरेक को आगे पलायन करती रही। ज्योतिषी का कहना ठीक होगा, मंगू अब से पहले कभी नहीं थी और यह पहली बार अपने आप हौज में जाकर पेशाब करने बैठी है। यानी हर बार मंगू को दिखाना पड़ता था कहाँ क्या करना है, नहीं तो मंगू कहीं भी कुछ कर देती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मंगू हौज में, जहां वास्तव में आपका मूत्र त्याग करने का स्थान था, वहीं पे जाके पेशाब करती है। और यह बात मंगू की माँ पूरे गांव को बताती है कि ऐसा हो रहा है, मंगू ठीक हो रही है। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए आगे अब क्या है इसमें। सुनने वाले के गले से यह बात उतरनी कठिन थी, क्योंकि यह सुनते समय मंगू पेशाब कर गीली मिट्टी को अंगूठे से कुरेदती नजर पड़ती। यानी एक ही बार ऐसा हुआ, क्या हुआ? एक ही बार ऐसा हुआ कि मंगू वहां जाके पेशाब करती थी, लेकिन जब भी अगर ये माँ किसी को बात सुनाती थी तो वही एक बार ऐसा, पहली एंड लास्ट बार शायद ऐसा हुआ था। बाकी जब भी बोलती मंगू वहां जाके की थी, अपने अब ठीक होने लगी है, तो वो देखते हैं कि मंगू फिर से पेशाब करके वहीं पे गीली मिट्टी गीली हो गई है और उसको कुरेद रही है। तो सुनने वाले के लिए बात हजम करनी थोड़ी क्या कठिन होती कि भाई ये जो बोल रही है वो सच थोड़ी है, अगर होता तो अभी भी करती उसी तरह। माँ जी के दृष्टि में उस तरफ जाते ही बुद्धिमान पुत्री को जैसे शिक्षा देती वैसे धीरे से कहती, मंगू ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए, अच्छा बेटा। यानी माँ जी की दृष्टि में जब वो देखती अरे हम इसको बता रहे हैं कि ये ठीक हो रही है और फिर मंगू इसी तरह कर रही है, तो मंगू को प्यार से कहती, मंगू वैसे नहीं करते बेटा, ठीक है, यहाँ पे से नहीं, जहां उस दिन किए थे ना वहीं जाके करना है, ठीक है। मंगू को धुन आती और वह खड़ी हो जाती तो उन्हें नई बात मिल जाती। मैंने कहा तो समझकर बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई।
मैंने देखा, हम बोले अभी इसको ठीक ऐसे नहीं करते तो कैसे बढ़िया से खड़ी हो गई बुद्धिमान की तरह। ये धीरे धीरे ठीक हो रही है। माँ की मन में एक आशा जगती अघन का महीना को लेके, जो कि ज्योतिषी बोले थे कि इस समय ठीक हो जाएगी, लेकिन क्या उसी आशा को लेके वो उसकी एक्टिविटी में अगर हल्का सा भी कुछ अच्छा करती तो उसको बहुत अच्छा लगता माँ को। इस प्रकार माँ जी की आशा भरा आंगन का महीना आया, यानी अघन का महीना आ गया। फिर मंगू अच्छी तो ना हुई, पर शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती गांव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई थी। यानी मंगू अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन एक शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती गांव की एक लड़की कुसुम नाम था उसका, वो पागल हो गई थी। मंगू की तरह उसे भी मिट्टी टट्टी पेशाब का ध्यान नहीं रहता था। माँ जी को इससे दुख तो हुआ, पर साथ साथ संतोष भी हुआ। अच्छी भली लड़की पागल होते ही इस प्रकार विवेक खो बैठी थी, तो जन्म से पागल मंगू बेचारी को ऐसा ख्याल ना हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। यानी मंगू की माँ को यह बात सुन के दुख तो हुआ कि वो लड़की अच्छी थी लेकिन एकाएक पागल हो गई, लेकिन वह भी सोचती थी कि एक अच्छी भली लड़की जब इस तरह हो सकती थी, ये मंगू तो जन्म से ही ऐसी है, तो इसमें कोई आश्चर्य वाला बात नहीं है। कुसुम को दवाखाने में भर्ती कराने का निश्चय हुआ है। यह समाचार जानकर माँ जी को लगा कि उसकी माँ जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती ना करने देती। क्या करती? कुसुम को क्या किया गया कि अस्पताल में भर्ती कराने का निश्चय किया गया। तो मंगू की माँ को लगता है कि अगर उसकी माँ भी होती तो वो भी नहीं भर्ती कराने देती, जैसे हम अपनी बेटी को नहीं भेजने दे रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? गौशालाओं में। कहाँ? अपंग जानवर की गौशालाओं में। माँ बिना सब सुना कहा जाता है, यह झूठ थोड़ी ही है। माँ मंगू की माँ सोचती है कि माँ के बिना सही में सब कुछ सुना हो जाता है, यह झूठ बात थोड़ी है। देखिए कुसुम को अस्पताल भेजा जा रहा है। अस्पताल क्या था माँ के लिए? अस्पताल था माँ के लिए एक गौशाला था। क्या? एक गौशाला था। इसके साथ उसकी भी आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसके भाई दवाखाने में भर्ती कराते वैसे दृश्य उनसे वो कांप गई। यानी वो सोच रही थी कि अगर हम भी एक दिन किसी दिन मृत्यु हो जाएगी, मेरा भी शरीर, अगर हम भी चले जाएंगे तो ये दोनों भाई जो है ना, मंगू को क्या करेगा? अस्पताल में जाके दे आएगा। इससे वो डर जाती थी। क्या करती है? डर जाती है। पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फायदा हुआ, वैसा समाचार मिला। यानी एक महीना के अंदर तक कुसुम ठीक हो रही है ऐसा समाचार मिलता है गांव वालों को। उसे बांध कर रखा जाता था, पर अब तो स्वतंत्र घूमती है। पर अब तो स्वतंत्र घूमती है और उपद्रव नहीं करती। टट्टी पेशाब का ठीक ठाक ध्यान आ गया। पागलपन रहा है तो मात्र सारा दिन गाया करती है, इतना ही। यह भी दूसरे महीने में मिट जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। यानी अस्पताल में जहां कुसुम गई थी वहां से एक अच्छा समाचार आता है, कुसुम धीरे धीरे ठीक हो रही है। पहली बार जब आई थी तो उसको बांध कर रखा जाता है, अब उसको खोल देते हैं, अब उसको कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो उनको टट्टी पेशाब का टाइम ध्यान नहीं रहता था, अब धीरे धीरे वो पकड़ रही है और डॉक्टर कहते हैं कि अगले महीने तक पूरी तरह ठीक हो जाएगी। अभी बस उसमें यह है कि दिन भर अभी गाना गाती रहती है, गाना भी एक महीना में उसका ठीक हो जाएगा, ऐसा समाचार आता है। कहां से? शहर के दवाखाने से, यानी आप बोल सकते हैं हॉस्पिटल से। आगे क्या होता है? दूसरे महीने में कुसुम का पागलपन मिट गया। फिर भी एक आध महीना रहे तो अच्छा, ऐसे डॉक्टर की सलाह से उसे तीसरे महीने भी रखा गया। वह घर आई तब सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। सबसे आगे माँ जी थी। कुसुम जब घर आई तो पूरा गांव देखने गया। कुसुम पागल हो गई थी, गई है अभी ठीक होकर आ रही है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो गांव में जो सबसे ज्यादा मतलब जिसको चाहिए था कि कुसुम कैसी है देखना, वो सबसे आगे माँ जी देखने पहुंची। कुसुम ठीक हो गई है। कुसुम को ठीक ठीक सुधरी हुई देख माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा, माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखो, जरूर वह अच्छी हो जाएगी। अब तो लोगों के पास एग्जाम्पल था, देखो जिसको तुम बोल रही थी गौशाला, उसी गौशाला से कुसुम ठीक करके आई है, तुम भी एक बार मंगू को भेज के तो देखो, वह भी ठीक हो जाएगी। माँ जी ने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। पहली बार माँ जी कुछ नहीं बोली कि आपका अपंग पशुओं की गौशाला है, कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप चली, चुपचाप वह लोगों की सलाह सुनते रही। दूसरे दिन उन्होंने कुसुम को अपने घर बुलवाया, उसके पास बैठकर अस्पताल का हाल चाल पूछना शुरू किया। माँ दया भाव रखकर सेवा ना कर सके तो डॉक्टर नर्स कर ही नहीं सकते, ऐसा उसके मन में जो गांठ पड़ गई थी वह कुसुम की बातचीत से खुल गई। यानी दूसरे दिन कुसुम को उसने अपने घर पे बुलाया, अरे कुसुम आओ तो
कि क्या हुआ, और वहां पे पूछा, पूरा बात बात हुआ, तो धीरे धीरे माँ के मन में जो शंका थी वो धीरे धीरे मिटी कि नर्स या डॉक्टर को कोई कोई पागल चमाट चाट मार देता है तो भी वह लोग उस पर नहीं खींचते या उसे नहीं मारते। वो कहती हैं कुछ कुछ पागल तो ऐसी होती है माँ जी कि अगर उसको मार भी देती है पागल नर्स या डॉक्टर को, लेकिन फिर भी वो लोग गुस्सा नहीं करते और पलटवार नहीं करते, बिल्कुल अच्छे से रखते हैं। यह जानकर उन्हें अस्पताल पर श्रद्धा भी हुई, करे यार कोई अगर मार भी देता है तो उसको भी पलटकर नहीं मारा जाता। नई आशा पैदा हुई। मंगू के भाग्य में दवाखाने जाने से पागलपन मिटने का लिखा होता तो वह किसे पता इतने उपचार करके देखे तब एक और सही, नहीं मिटेगा तो क्या वापस नहीं लाई जा सकती। मंगू की माँ सोचती है कि इतना तो देख ही लिए, बहुत सारा ओझा मुनि दवा दारू सब करवाएं, एक बार पागल खाना या दवा खाना भी भेज देते हैं, नहीं मिटा फिर वापस ले आएंगे। खराब तो है, बेटी की जो स्थिति है वो तो है ही, खराब हो जाएगा थोड़ा सा, क्या हो जाएगा। अंत में मंगू को दवा खाने में भर्ती कराने का माँ जी ने निर्णय लिया, इसलिए बड़े पुत्र को घर आने को लिए उन्होंने पत्र लिखवाया। यानी मंगू को अब माँ जी ने सोचा, मंगू की माँ ने, कि इसको दवा खाने भेज देंगे तो पुत्र को घर आने के लिए, क्योंकि कौन भेजता, उसके घर का जो मुखिया था या फिर घर का जो चलाता था, जिसके पास पैसा जो कमाता था, उसको उन्होंने चित्र लिखा, पत्र लिखा। फिर भी यह निर्णय किया, तब से उसकी नींद भी उड़ गई थी। यानी जब से वो इस तरह सोचे कि हाँ भेज देंगे, तब से मंगू की माँ की नींद उड़ी हुई थी, जैसे वह हारकर यह काम कर रही है, यानी ऊपरी मन से। ऐसे उनके मस्तिष्क पर एक प्रकार का भार सा मालूम पड़ने लगा। दवाखाने पर श्रद्धा उत्पन्न हुई, यह एक निमित्त था, बाकी धीरे धीरे दूसरा छिपा करना उन्हें दिखता था। यानी दवाखाने पर जब उसने कुसुम से बात किया तो श्रद्धा उमड़ी, भेजने का निर्णय किया, लेकिन फिर भी एक बोझ सा लग रहा था मंगू की मां को। आगे बात करेंगे इसमें और क्या। मंगू बड़ी होती जाती थी, उनकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती थी। कौन? मंगू बड़ी हो रही है, मंगू की मां बूढ़ी होती जा रही है। बहुएं चाकरी नहीं करेगी यह मालूम हो गया था, क्योंकि दोनों में से एक बहू ने अभी तक एक साथ रहने का आमंत्रण उन्हें ना दिया। यानी बहू जो है, माँ को दो दो बहू थी, लेकिन किसी बहू ने भी माँ जी को ये नहीं कहा माँ जी आप हमारे यहाँ आके रहिए। यानी मंगू की माँ को लगता था कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बहू हमको कोई देखने वाली नहीं है। आज के लड़के भी तो पत्नियों के दबे दबे ही घर में दिखते हैं। यानी आज के जो लड़के हैं वो अभी तो पत्नियों से दबकर ही घर में रहते हुए दिखते हैं, इसलिए अपने पुत्रों से भी आशा उन्हें अधिक नहीं दिखती थी। इस स्थिति में मंगू का भगवान साथी हो और उसका पागलपन मिट जाए या ना मिटे तो भी यदि उसे अस्पताल में भर्ती कर जाए तो उन्हें मरने के समय एक प्रकार की शांति होगी कि उसकी चाकरी करने वाला दुनिया में पराया ही कोई ही है। यानी मंगू की मां को लगता था कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो फिर मंगू का इस घर में तो कोई नहीं है, ना बहुएं हैं ना बेटा है। तो वो सोचती थी अगर मेरी मृत्यु भी हो जाएगी तो हम कम से कम इस चैन से जरूर सोएंगे, इस चैन से जरूर हम मरेंगे कि पराया ही सही, लेकिन उस दवाखाने में, उस अस्पताल में मंगू की देख रेख करने वाला, मंगू के सभी कार्यों को अच्छे तरीके से करने वाला कोई तो है। अगर मंगू दवाखाने में ठीक हो गई तब तो ठीक है, नहीं ठीक हुई तो फिर दवाखाने में ही रहेगी, कम से कम हम चैन से मर तो पाएंगे। यह सोच के माँ जी क्या करती हैं, भेज देती हैं। इस विचारधारा के साथ माँ जी की आंखों से इतना अधिक पानी बह जाता है, क्या बह जाता है कि बिछौना तर हो जाता है, हृदय पुकार उठता है, चाहे जो बहाना भले ही निकले। पर मूल बात इतनी है कि स्वयं भी पुत्री से थक गई थी। माँ जी नींद से भी चौंक उठी, बोल उठती, क्या मैं थकी हूं? हृदय में दूने वेग से पुकार उठता है, एक बार नहीं 1000 बार। यानी माँ को भी लग रहा था कि हम इसको इतना कर रहे हैं, ये ठीक नहीं हो रही है, शायद हम भी उससे थक चुके हैं ये इतना कार्य कर करके। तो माँ जी भी सोचती हैं, क्योंकि बेटी ही हैं, खुद की बेटी हैं, उनको करने से, उनका मंगू का सारा काम करने से कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंगू की माँ भी बूढ़ी होती जा रही है। मंगू की माँ अपने दिल से पूछती है, क्या हम थक गए हैं? मेरी बेटी का कुछ काम करते, अपने संतान के लिए कुछ करना, इसको थकना कहते हैं? तो उनके दिल से भी आवाज आती है, एक बार नहीं बहुत बार। लेकिन फिर भी
मंगू की माँ करती है। माँ जी को लगा उन्होंने पुत्र को पत्र लिखकर ही बड़ी भूल की है, इतनी जल्दी क्या थी कि जाड़े में उसे दवाखाने में भर्ती कराना पड़े। रात में मैं उसे कितनी बार ओढ़ती हूँ, दवाखाने में इस तरह घड़ी घड़ी कौन ओढ़ाएगा। गर्मी में भर्ती कराने से भर्ती कराने का रखा होता तो ठीक था, परंतु पत्र मिलते ही पुत्र आ गया। अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। इस सप्ताह में मंगू को भर्ती कराना तय हो गया। यानी मंगू की मां को लगा बहुत जल्दी कर दिए हम। क्या कर दिए? बहुत ही जल्दी कर दिए हम। पुत्र भी जैसे ही पत्र मिला, देखा कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना, मां मान गई है। माँ इतने सालों से नहीं मान रही थी, लेकिन अब माँ मान गई। पुत्र भी जल्दी आया, सारा ऑर्डर अपना करके आया, सारा काम करके आया कि फटाक से मंगू को क्या कर देंगे, भर्ती करवा देंगे। माँ जी को विश्वास हो गया कि पुत्र पगली बहन को अस्पताल में ढकेल कर बोझ उतारना चाहता है। कि माँ जी को विश्वास हो गया कि इसको इतना फटाक से लिखे, फटाक पहुंच गया तो ही अपनी बहन को अस्पताल में ढकेल कर अपना बोझ उतारना चाहता है कि रहे अपना वहां शांति से। ठीक है, ऐसा ना होता तो पत्र मिलते ही किस लिए आ पहुंचता, कुछ सोर्स आदि लगाकर तुरंत डॉक्टर के साथ मजिस्ट्रेट से मंजूरी कराता ही किस लिए। यानी माँ जी को लगा कि ये भी अपना बोझ उतारना चाहता है, इतना जल्दी जल्दी सब काम कर लिया। इन्हें लगता था कि अभी यह विचार स्थगित कर दें और गर्मी के में भर्ती करें। वही कारण जो कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताया कि ठंडी में इसको बार बार ओढ़ाना पड़ता है, वहां कौन ओढ़ाएगा। तो बोली ठंडी में नहीं, गर्मी में भर्ती कर दें। पर पुत्र के कहने लगे कि जुबान खुलती ही नहीं थी। पर पुत्र को कहने के लिए जुबान खुलती ही नहीं, क्योंकि पुत्र सारा अरेंजमेंट करके आया था, नहीं बोल पाई। वह बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा और भर्ती कराने का प्रबंध कर चुका है। तो अब मना करूं तो उसे लगेगा कि माँ को दूसरा धंधा नहीं है। यानी अब मना करेंगे तो उसको लगेगा हम इतना काम धाम करके इतना छुट्टी लेके आए हैं और माँ हमको इस तरह कर रही है। ठीक है, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने जाना था। उस रात माँ जी को बिल्कुल नींद नहीं आई। यानी अगले दिन मंगू अस्पताल जाती, उस रात माँ को बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह एक विचार यह भी आया कि वह साथ में ना जाए तो अच्छा, अस्पताल वाले बेटी को उनसे अलग करेंगे तो उनसे सहन नहीं होगा। यानी सुबह सुबह मंगू को माँ को यह भी लगा कि हम नहीं जाएंगे, मेरे सामने अगर अस्पताल वाले मेरी बेटी को लेके जाएंगे तो हमको बहुत बुरा लगेगा। पर अस्पताल में कैसी व्यवस्था है यह सब अपनी नजर से देखेगी नहीं, तब वो कौन चैन पड़ेगा। यानी अस्पताल कैसा है, कैसी व्यवस्था है, कहाँ सोने की व्यवस्था है, कहाँ क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है, वो सब नहीं देखेगी तब भी मंगू की माँ को अच्छा नहीं लगेगा। यह संभव नहीं था, इसलिए विवश वह जाने को तैयार हुई। पर मंगू को लेकर वह घर से बाहर निकलने लगे, तब मानो उस पर ब्रह्मांड का भार आ गया। जैसे ही मंगू को बाहर लेके जाया गया, मंगू को अस्पताल ले जाया गया, तो ब्रह्मांड भर का बाहर आ गया। किस पे? मंगू की माँ पे। ठीक है, आंखों में सावन भादो शुरू हो गया। यानी बहुत जलधारा बहने लगी, आंसू बहने लगी, रोने लगी मंगू की माँ। नजर मंगू पर चिपक गई थी, वह किसी भी तरह उखड़ती ना थी। मंगू अपने को पहनाए गए कपड़े का रंग जी भर कर देख रही थी। यानी मंगू नए नए कपड़े पहनी हुई थी, मंगू को लग रहा था अरे नया नया कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। भाव में आ गई हो जैसे, माँ की तरफ देखकर वह हंस भी पड़ी। बहुत अच्छा लग रहा था मंगू को, क्योंकि नए नए कपड़े अच्छे से उसके कहीं लेके जाया जा रहा था बाहर। तो माँ को भी देख के वो हंस रही थी, क्योंकि मंगू को उस समय उतना नहीं पता था। उस समय माँ जी का कलेजा कट गया। गाय बैल भी जब उन्हें पुरानी खूंटे से खोलकर दूसरी जगह ले जाया जाता है, तब नए आसामी के घर जाने में अनाकाची करते हैं। यानी मंगू की माँ सोचती है कि गाय बैल को भी एक खूंटे से दूसरे खूंटे तक ले जाया जाता है, तो वो आनाकानी नहीं जाते हैं। लेकिन मंगू इतना भी ध्यान नहीं था कि यह प्रत्यक्ष अनुभव करती। माँ जी ढ्योड़ी जिससे फिसल गई, हृदय कलकला उठा। अबोध पुत्री का दुनिया में कोई नहीं, सगी माँ भी उनकी ना हुई। यानी उसकी माँ पूछती है कि हम भी इसको आखिरी कर भेज ही दिए ना, सब लोग तो खैर नहीं है इसका, तो इसीलिए बोलता है भेज दो भेज दो, आखिरकार हम भी हार ही गए ना, हम भी इसको भेज दे रहे हैं। यानी पूरा दुनिया में इस बेटी का मेरा हम भी ना हुए। ऐसा सोचकर माँ का हृदय क्या कलकला उठा, यानी वो रोने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुत्र का हृदय भी भर आया था। बेटा जो बोल सकते हैं भाई था, उसका भी हृदय भर आया था। क्या हुआ उसका? माँ की तरफ माँ की तरफ आंखें उठाने जितनी भी उसमें हिम्मत नहीं थी। यानी पुत्र का भी हृदय भर आया था कि हम भी इतना फटाफट, माँ पुत्र को भी पता था हम इतना जल्दी जो करके आए हैं, माँ को भी लग रहा होगा
उसको भी नहीं। जितना विलंब होता उतने ही ट्रेन पकड़ने में समय कम होता। आंगन के बाहर गाड़ी में जूते बैल पांव उठाने को तत्पर हो रहे थे। पुत्र ने मां की तरफ आंखों बिना किए ही लथाड़कर पांव उठाते हुए कहा, देर हो रही है, अब निकलना चाहिए। यानी पुत्र का भी हृदय पसीज रहा है, पुत्र भी मां की ओर नहीं देख रहा है, कह रहे हैं कि चलिए देर हो रही है, निकलते हैं अब। आंगन से निकलते समय उसने धोती के कोने से आंखें पोंछ ली। कौन? पुत्र। यानी जो मंगू का भाई था उसे भी बुरा लग रहा था कि नहीं, ये माँ इसको भेजना नहीं चाहती, फिर भी हम लोग भेज रहे हैं। यह एक माँ के लिए भी बहुत भारी क्षण है दिल के लिए, और एक भाई के लिए भी यह क्या बोल सकते हैं, शोक का समय है। पड़ोस की एक स्त्री ने मंगू का हाथ पकड़कर आगे किया, दूसरी स्त्री ने माजी को सहारा दिया। अंत में कड़वा घूट हृदय में पीकर घुटने पर हाथ टेक कर वे खड़ी हुई। दो स्त्रियों ने पकड़कर चढ़ाया, तब उनसे बैलगाड़ी पर चढ़ा गया। यानी आस पड़ोस की लड़कियों स्त्रियों ने मदद किया, मंगू को चढ़ाया, फिर मंगू को माँ की चढ़ाया, क्योंकि मंगू की माँ भी रो रो के बिल्कुल क्या बोल सकते हैं आप, एक तरह से बहुत उनको दिक्कत हुआ। ठीक है, मंगू पागल है यह जानकर ट्रेन के अन्य मुसाफिर को अच्छा खासा चर्चा का विषय मिल गया। मंगू जैसे ही ट्रेन पे चढ़ी, मंगू पागल है यह बात जानकर मुसाफिरों को बात करने का एक चर्चा मिल गया ना। ट्रेन पे लोग बैठे रहते हैं तो एक अलग विषय उनको चाहिए होता है बात करने के लिए, तो मंगू एक विषय मिल गया जिस पर बातें हुई। ऐसी खाती पीती सूखी लड़की को अस्पताल में रखेंगे तो 1 महीने में लकड़ी जैसी हो जाएगी। यानी ऐसी लड़की, कितनी सुंदर लड़की है, खाती पीती लड़की है, ऐसे को अगर अस्पताल में रखेंगे 1 महीना में लकड़ी हो जाते हैं जी। अस्पताल वाला ध्यान थोड़ी देता है, वह तो जानवरों की तरह जितना दिया उतना खाया बस, मतलब वहां जानवरों के जैसा रखा जाता है। हमारे गांव में एक वृद्ध और उसके लड़के 5 साल से अस्पताल में भर्ती कराए हैं, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। गांव का कोई व्यक्ति मिलने जाता तो रोने लगती है, पांव पकड़ कर कहती है मुझे यहाँ से ले चलो, पर आज के लड़के लाते ही नहीं है। यानी ट्रेन में ये सब बात चल रही है कि एक 5 साल से एक लड़का वृद्ध है, वहां का बाल बच्चा, उसका बच्चा एक 5 साल के वृद्ध को छोड़ आया पागल खाने में। जब कोई मिलने जाता है गांव से तो उसको पांव पकड़ के बोलता है हमको यहाँ से बस ले चलो। कितना कष्ट हो रहा होगा इसको। ऐसे लड़कों को क्या आशा रखी जाए? यानी क्या लड़का छोड़ देता है उसको फिर लाने भी नहीं जाता है, तो ऐसे लड़कों से क्या आशा रखें? लड़के तो ऐसे अच्छे हैं, पर आजकल की बहुएं जानती हैं ना, पहनना ओढ़ना हो इसलिए अधिक आदमी पर से पोसती ही नहीं। यानी चलो ठीक है बेटा खराब है, लेकिन बहुएं भी कम नहीं है। क्या करती हैं? बहुओं के कारण ऐसा होता है। बहुत लोग का अपना चर्चा का विषय है, ये सब ट्रेन में बात हो रही है अलग अलग लोगों की। ठीक है, तो इसलिए लड़की की माँ नहीं है। इस लड़की की माँ नहीं है क्या? किसी ने पूछा। माँ जी को यह घाव असहाय हो गया। किसी ने पूछ दिया इस लड़की की माँ नहीं है क्या, इसीलिए शायद इसको लेकर जा रहे हो। माँ रहती तो इसको नहीं भेजती। तो माँ जी को यह लगा कि यार क्या बोल दिया है ये, माँ तो हम हैं। क्या हो गया? माँ आंखों में आंसू आ गए, कंठ रुध गया, शर्म से आंखें झुक गई। साथ साथ सिर झुकाते ही माँ जैसा उनका दाव भी अपने आप व्यक्त हो गया। माँ जैसा उनका दावा भी अपने आप व्यक्त हो गया। जिस तरह मंगू की माँ की स्थिति हुई, सर शायद शर्म से उन्होंने झुका लिया कि लोगों को देख के ही लग गया कि वो माँ है। बाप रे, आप माँ होकर इसे ढकेल रही हैं। अलग आग लगाने वाला बात लोग कह रहे हैं। फिर अस्पताल वालों को क्या दोष दिया जाए? आप माँ होकर इसको अस्पताल भेज रही हैं, तो अस्पताल वालों को क्या दोष देंगे जब आप ही को कुछ ध्यान नहीं है? माँ जी यदि अकेली होती या लड़कों को बुरा लगने का भय ना होता तो लौटती गाड़ी से मंगू को लेकर घर वापस आ जाती, परंतु दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए भारी कदमों और भारी हृदय से वह अस्पताल में पहुंच गई। अगर माँ उस समय अकेली होती तो हो सकता है कि मंगू को वापस लेके चली आती, लेकिन क्या करें, लड़का था साथ में, लड़का पूरा तैयारी के गया था, लड़का का भय था, इसके कारण उसको क्या पहुंचा दिया। मुलाकात का समय था, इसलिए बीच के खंड में रोगी और उनके संगे संबंधी अलग अलग बैठे थे। स्वजनों द्वारा घर से लाया गया खाना काफी लोग खा रहे थे, कोई फल खा रहे थे। एक पागल पति के साथ पत्नी घर की और बच्चे की बात कर रही थी। एक पागल पत्नी से उसके पति मिलने आया था, उससे वो लिपट पड़ी थी और बगल में खड़ी वार्ड को परिचारिकाओं की तरफ इशारा करके फरियाद कर रही थी, ये भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती, अच्छा खाना नहीं देती, सिर में डालने के लिए तेल भी नहीं देती। यानी
मिलने का समय चल रहा था, पति पत्नी मिल रहे थे, अलग अलग संबंधी लोग अपने से मिल रहे थे। एक पत्नी अपने पति से मिलके शिकायत करती है, परिचारिका यानी वहां की जो देख रेख जो करने वाली होती है उसकी शिकायत करती है, उसकी ओर इशारा करते हुए कहती है कि भूतनिया जो है ना, हमको कपड़ा बढ़िया पहनने नहीं देती, हमको कुछ भी करने नहीं देती, तेल माथा में लगाने नहीं देती है। माँ जी उस समय परिचारिकाओं की तरफ देख रही थी। उस समय उस पागल स्त्री के लिए जो परिचारिका थी वह हंसकर बोली, अब से मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, तुम्हारे पति अच्छा अच्छा खाने को लाए हैं, एक बार खा लो। तब परिचारिका वहां की जो वार्डन थी वो कहती है, अच्छा ठीक है, हम तुमसे अब से तुमको सब कुछ देंगे, तुम्हारे पति जो अभी लेके आए हैं वो खा लो, ठीक है। तो वो अच्छे से हंस के बोलती हैं। चलिए अब आगे बात करेंगे। इसमें ये पूरा अस्पताल का दृश्य चल रहा है। अब क्या है इसमें, उस पागल स्त्री ने कहा, ये एक अलग जो उस दवा खाने में या पागल खाने में एक स्त्री थी, उसकी और परिचारिका यानी वहां की वार्डन की जो है बातचीत चल रही है। और उसने क्या कहा, मैंने मंजन नहीं किया, मैंने मुंह नहीं धोया। तो क्या कहती है जब परिचारिका, अब हम तुमको सब देंगे, चलो ना खाने देते हैं अंदर। तो वो बोलते नहीं, अभी हम मुंह नहीं धोए, कैसे खा लेंगे। तो माँ जी ने देखा तो उसका मुंह धुला हुआ था, फिर भी जरा भी खींचे बिना परिचारिका ने पानी का लोटा लाकर मुंह धुलाया, रुमाल से मुंह पोंछ दिया। माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले तो दयालु हैं। यानी उसका मुंह अच्छे से धुला हुआ था, लेकिन उसने जैसे ही बोला हम अभी मुंह नहीं धोए हैं, तो उसने दोबारा लाके मुंह धुलवाया। तो माँ को लगा नहीं, वो जो ट्रेन वाला में सब बड़बड़ा रहा था वैसे ही बोल रहा था, ये लोग अच्छे हैं, दयालु हैं। डॉक्टर और स्त्री वार्ड की मेंटरन आ गई। माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया। माँ को संतोष हो इसलिए ऊंचे स्वर में मंगू की देखभाल अच्छी तरह से करने को कहा। माँ को विश्वास हो जाए कि उसकी बेटी यहाँ पे अच्छे से है। ऊंचे स्वर में बेटा बोलता है कि इसकी देखभाल में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो होगा हम करने के लिए तैयार है, लेकिन इसका देखभाल A1 कैटेगरी का होना चाहिए। मेंटरन ने कहा, इस बात की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, ये हम लोग कर लेंगे, उसका आप चिंता नहीं कीजिए। बीच में ही माँ बोली, बहन चिंता तो इसलिए करनी पड़ती है कि यह एकदम पागल है, कोई उसके पास बैठकर खिलाए नहीं तो खाती भी नहीं। यानी ये इतना पागल है कि कोई इसके पास अगर बैठ के खिलाओगे नहीं खाएगी भी नहीं, ऐसी ही रह जाएगी। इतना कहते उसने अपना कंठ भराया और वाक्य अधूरा रह गया। दूर खड़ी परिचारिका निकट दौड़े आई। एक बोली, माँ जी आप किसी तरह की फिक्र ना करें, हम इसके मुंह में कोर डाल डाल कर खिलाएंगे। दूर कोई और एक वार्डन थी, वो आके बोलती, अरे आप चिंता मत कीजिए, हम इसके मुंह में ऐसे कोर डाल डाल के खिलाएंगे, ऐसे बैठेंगे नहीं इसके सामने, हम इसको खिलाएंगे, उसका चिंता मत कीजिए। भारी भारी आवाज में माँ बोली, यही तो बहन मुझे कहना है, इसे टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता, या रात में कपड़े बिगाड़े तो देखना, नहीं तो गीले में ही सोई रहेगी तो वायु हो जाएगा। यानी ध्यान रखना है इसका, इसको टट्टी पेशाब का भी ध्यान नहीं रहता, रात में सवेरे में इसका ध्यान रखे रहना। दूसरी परिचारिका बोली, रात में 4-5 बार जांच की जाती है, यानी रात में 4-5 बार लोग देखने आते हैं, चिंता मत कीजिए। माँ जी ने कहा, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद आती है, यानी रात में जो है लाइट जली रहती है तभी इसे नींद आती है। सब बता दिया, जिसे नींद नहीं आती उसे नींद की दवा दी जाती है। क्या की जाती है, कहती है परिचारिका वहां की जो वार्डन है कि यहाँ जिसको नींद नहीं आती उसको नींद का दवा दी। नींद उनका, आपको कुछ का भी चिंता नहीं करना है। बिल्कुल माँ जी को आश्वस्त किया गया। उसे दूसरे उपद्रवी मरीज मारे पीटे नहीं, यह देखना। यह भी कहती है कि आपको इसका कोई दिक्कत नहीं करना है, आगे इसमें बात कीजिएगा। यानी पूरी एक बात हो रही है उन सभी में। अब क्या होता है, जितने भी लोग जो मिलने का जो समय चल रहा था, वो सभी जो मिलने आए थे वो सभी विदा लेते हैं। तब रोगी को अंदर कमरे में ले जाने के लिए दरवाजा थोड़ा खुलता है। इस अवसर का लाभ लेकर माँ जी की नजर 2-3 बार अंदर के कमरे में ले जाने के लिए दरवाजा थोड़ा खुलता है। इस अवसर का लाभ लेकर माँ जी की नजर 2-3 बार अंदर घूमती, अंदर है क्या, अंदर क्या हो रहा है। 3-4 स्त्रियों को अस्त व्यस्त बालों में, अस्त व्यस्त कपड़ों में उन्हें अंदर घूमते हुए देखा। एक ने उसकी तरफ देखकर छाती फूटी और भयभीत आंखों से देखा कि वह डर गई। यानी अंदर देखा तो एक ने क्या किया, माँ जी की आंखों में देखी तो उससे डर गई। ऐसा उसको लग रहा था कि उसको देख के वो डर गई हो। इस पर उन्हें अंदर के रहने की जगह देखने की इच्छा हुई। मांग की, मंगू को जिस कमरे में रखना हो वह मुझे दिखला दो। माँ कहती है कि इसको जिस कमरे में आप रखिएगा वह हमको दिखला दीजिए। क्या होता है, मैटर ने कहा, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, कि अंदर हम किसी को लेके नहीं जा सकते, अंदर हम किसी को लेके नहीं जा सकते है। विस्मय भरे यानी दुख भरे नेत्र से यह नई दुनिया देख रही मंगू माँ जी के बगल में लपकी।
माँ जी को लपकी, पहली बार सिर पर हाथ रखा। माँ जी रोज की तरह स्नेहमय बेटा शब्द उच्चारित करने लगी। तभी उसका स्वर फूट पड़ा। मरने के समय जैसे एक लंबी सिसकी फूस पड़ती है, इस अक्रंदन में सारा अस्पताल डूब गया। पुत्री की आंखों में चौधर आंसू बहने चले। ऐसे रुदन से अभ्यस्त हो गए डॉक्टर, मेट्रन और परिचारिकों के भी हृदय भर आए। यानी जाते जाते मंगू और मंगू की माँ आपस में लिपट के बहुत रोए। ऐसा रोए कि डॉक्टर, वहां रहने वाले सारे वार्डन, नर्स, सभी का हृदय भर आया। दीवार भी आर्द्र हो उठी। यानी इतना ज्यादा वो विस्मय का जो माहौल था, वो क्या हुई, उस कमरे की दीवार जहां मंगू और उसकी माँ बैठी वो भी आर्द्र हो उठी, वह भी भींग उठी। इतना स्नेह भरा किसी पागल का स्वजन आज तक आया हो, वह किसी ने नहीं देखा। एक परिचयिका हाथ पर रुमाल फटक कर मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचकर बोली, लो चाहिए तुम्हें? तो एक जो परिचारिका यानी जो वार्डन थी, वो कहती है, एक रुमाल लेकर अपने हाथ में पटक कर रखती है, लो मंगू ये चाहिए तुम्हें। आगे क्या होता है देखिए। क्या कहती है, मंगू रुमाल पकड़ने के लिए माँ को छोड़कर एकदम खड़ी हो गई। यानी क्या कहती है, मंगू रुमाल पकड़ने के लिए माँ को छोड़ दिए और खड़ी हो गई। थोड़ा रुमाल पकड़ लेने के बाद उसका हाथ थपथपा कर परिचारिका मीठे शब्द में बोली, तू मेरे पास रहोगी ना बहन, मैं अच्छा अच्छा खाने दूंगी, नए नए कपड़े पहनाऊंगी। मंगू उसके चेहरे की तरफ ही ताक रही थी, यानी उसको भला फुसला रही थी, तुम मेरे पास रहोगी ना, हम तुमको अच्छा अच्छा खाने देंगे, पहनने देंगे, सब कुछ करने देंगे। तो उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अच्छा, इसलिए उस क्षण का उपयोग करके चलो दू यह कहा और उसका हाथ पकड़कर आगे किया। वह दरवाजा आधा खुला और मंगू को अपने अंदर ले गया। यानी मंगू को वो जो परिचारिका थी, वो अपने अंदर, वो जहां सभी लोग रहते थे, जहां सभी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति थे, वहां जाके ले जाया गया। मंगू मंगू कलेजा कांप उठे, ऐसी चीखें माँ जी ने पुनः निकाली। मंगू मंगू कह के माँ ने एक बार फिर उसे पुकारा। डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा, माँ जी, और बगल में खड़े पुत्र की तरफ उंगली करके बताया, आपने इस पुत्र जैसा मुझे भी पुत्र समझिए, कि आपका ये जो बेटा है ना, उसी तरह हमको भी बेटा समझिए। बेटा को अस्पताल में नहीं, बेटे के घर में छोड़ के जा रही हैं, ऐसा मानिएगा। इसको अस्पताल मत समझिए। ये जो आपका बेटा है, जिस तरह उस तरह हम भी आपका बेटा है, तो आप समझिएगा कि अपनी बेटी को आप किसी अस्पताल में नहीं बल्कि अपने घर में छोड़ के जा रहे हैं। अधेड़ वय की बलवय में विधवा हुई मैट्रन ने आश्वासन देते हुए कहा, आज तक आप इसकी माँ थी, आज से मैं इसकी नई माँ हूं। यानी सभी जो वार्डन सब माँ को आश्वासन देते हैं कि अभी तक आप उसकी माँ थी, हम उसकी माँ है। माँ जी सिसकी भरते हुए बोली, इस बेजवान जानवर जितना भी बुद्धि नहीं है, मैंने इसे आज तक अपने से अलग नहीं किया है। कुसुम आपके अस्पताल में ठीक हो गई, इसलिए मैंने हृदय कठोर करके और उनका कंठ भराया। यानी वो कहती हैं, इस बेजवान को, इसको जो है बेजवान जानवर, जो गाय बछड़ा, गाय बकरी होता है, उसके जैसा भी दिमाग नहीं है। कुसुम आपके अस्पताल में ठीक हो गई थी, इसलिए हम इसको यहाँ पे रखने आए हैं। और इतना कहकर मंगू की माँ चुप हो गई। मेंट्रन ने कहा कि उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, जिस तरह कुसुम ठीक हुई है यह भी ठीक हो जाएगी। माँ जी की सिसकियां रुकी, फिर उसकी दृष्टि उस बंद दरवाजे पर पार कर मंगू पर ही जैसे खड़ी पड़ी थी। मंगू ने जैसे उन्हें याद दिलाया है, वैसे ही बोली, वह रूखी रोटियां नहीं खाती, शाम के भोजन में रोटी दूध के साथ दीजिएगा, या दूध ना हो तो दाल में दीजिएगा। क्या कहती है कि शाम के समय ना वो रूखा सूखा रोटी नहीं खाती, उसको दूध में या दाल में डाल के दीजिएगा, वो वही खाती है मंगू। इतना सारा, यानी अपने बेटी के बारे में इतना सारा चीज बोल के वो फिर आगे निकलती हैं। दूध के साथ दीजिएगा, या दूध ना हो तो दाल में। अब इसमें क्या होता है, माँ जी की करुणा आंखों के तरफ नजर करने के लिए मैट्रन की शक्ति लुप्त हो गई। वैसे वह नीची दृष्टि किए हुए बोली, अच्छा, तो मतलब माँ की जो करुणा है, माँ जो रो रही थे, उसको संभालने के लिए अब मैट्रन भी अपनी आंखों को माँ के आंखों से नहीं मिला पा रही थी। उसकी आंख नीचे करके बोलती हैं कि ठीक है, वैसे ही देंगे। माँ जी और उनका पुत्र मंगू अस्पताल में भर्ती कराकर बाहर आए। अब दोनों के चेहरे पर शोक के बादल छाए हुए थे, दोनों बिल्कुल उदास थे, चुप। दोनों बाहर खड़ी घोड़ा गाड़ी पर बैठे और विदा हुए। ट्रेन के डब्बे में पांव रखते ही उसकी माँ जी को याद आया, अस्पताल में सोने के लिए चारपाई देते होंगे या नहीं। मंगू धरती पर कभी नहीं सोई, इसलिए चारपाई नहीं होगी
तो उसे ठीक नहीं लगेगा। अस्पताल में काम करने वाले दयालु भले हैं, ऐसा विश्वास माँ जी को हुआ था, यानी सब लोग दयालु हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा विश्वास हो गया था, परंतु उन्हें अंदर जाने ना दिया गया, इसलिए संदेह रह गया था कि हमें अच्छा ना लगे वैसा कुछ होगा, इसलिए तो हमें अंदर नहीं जाने का नियम बनाया होगा। इस बात का पुष्टिकरण करता है कि वह अधखुला दरवाजा, भूत की तरह घूमती गंदी और भूख से मरती सी भयानक लगने वाली पागल स्त्रियां, इसके साथ ही माँ जी को उन्हें ना देखकर रोती हो वैसी आवाज सुनाई दी। उनकी आंखें से आंसू निकल पड़ी। बगल में बैठी एक स्त्री ने पूछा, माँ क्यों रोती हो, किसी की मृत्यु हो गई है क्या? माँ को सब कुछ चल रहा है कि कुछ तो ऐसा होगा ना उस दरवाजे के अंदर जो हमको देखने नहीं गया, कुछ तो यहाँ बाहर ही लोग हो सकता है नाटक कर रहे हो, अंदर सबको कुछ अच्छे से नहीं रखते हो। इतना ज्यादा उदास थी कि बगल में एक बैठी स्त्री ने पूछ लिया कि माँ रो क्यों रही हो, किसी की मृत्यु हो गई हो क्या? माँ रात में 11:15 बजे घर आई। उसकी रात देखती पड़ोसन जो उनके कुटुंब की ही थी, वह जग ही रही थी, उनके लिए उसने खाना भी बना रखा था, यानी रात को 11 बजे लोग वापस लौटे। उसकी पड़ोसन थी, वह जग ही रही थी, किसकी? मंगू की माँ गई है, वो लोग वापस आएंगी तो खाए पिए नहीं होंगी, खाना उना सब बना के रखा था, पर दोनों ने खाने के लिए मना कर दिया। स्वजन की मृत्यु का घाव ताजा हो जब जैसा आग्रह करने वाले भी जीव नहीं खुलती, वैसे ही पड़ोसिन ज्यादा खींचातानी ना कर सकी, यानी दोनों ने खाने के लिए मना कर दिया, नहीं रहने दीजिए, अभी हम थक गए हैं, जाते हैं सोने के लिए। 11 बज गया रात को, आते आते उन्होंने खाना ही बना कर रखा था लेकिन मना कर दिया। अब आगे कहानी का अंतिम पार्ट चल रहा है, अंतिम चरण चल रहा है आपका। माजी में अंतर एक तंबूरा बजा गया। माजी के अंतर में एक तंबूरा बज रहा था। मंगू इस समय क्या करती? माजी के अंदर मतलब एक ख्याल चल ही रहा था, तंबूरा बजना यानी अपने मन में ख्याल ही ख्याल आते रहना। मंगू क्या करती होगी? पल पल में यही विचार करके उन्हें हृदय में वेद रहा था कि कितनी ठंड है, उसे ओढ़ाया होगा। मतलब माँ को मंगू की याद सताए जा रही थी, उसकी चिंता। पेशाब करके गीला कर दिया होगा तो उसका फर्क और बिछोना बदला होगा कि नहीं। जैसे मंगू उनकी बात सुन रही हो वैसे ही बोली, बेटा पेशाब नहीं करना, ओढ़ा हुआ फेंकना मत। ये शब्द सोने के समय वह नित्य उच्चारण करती, फिर भी मंगू इन पर अमल नहीं करती। रात में पेशाब कर देती और उनका फर्क और बिछौना बदलना पड़ता। मंगू बड़ी हो गई है फिर भी उसके साथ उसे सुलाती, जिससे वह पेशाब करे वह तुरंत पता चल जाता और उसे गीले में सोया रहना ना पड़े। यानी मंगू बड़ी हो गई थी फिर भी माँ क्या करती है, उसको अपने साथ ही सुलाती है ताकि वो पेशाब करे तो मंगू की माँ को तुरंत पता चल जाए और बिछौना बदल दे और उसको ठंड ना लगे। माँ के मन में बिल्कुल घूम रहा है, उसको खिलाए होंगे नहीं अच्छे से, उसको बढ़िया से रख रहे होंगे कि नहीं, तो बहुत सारे ख्याल माँ के मन में चल रहे हैं। आगे बात करेंगे अब इसमें। माँ जी को स्वयं भी उनके बिना बिछौना सूना सूना लग रहा है। बहुत सारा टाइम मंगू हमेशा से अपनी माँ के साथ सो रही है, माँ को भी उसके बिना बिछौना सूना सूना लग रहा है। मन में हुआ मेरे साथ सोने की आदत है, उसे नींद आई होगी कि नहीं, जैसे हमको नींद नहीं आ रही है उसको आई होगी कि नहीं। उनके लिए आंखें बावरी बन उन्हें ढूंढती है, वैसे उन्हें दिखा। उन्होंने चारपाई की पाटी पर सिर पटका और माँ होकर उसे अस्पताल में छोड़ आई। उसकी यस इसकी फूट पड़ी। सोचती है कि तुम माँ हो, उसके बाद भी दुनिया वाले तो ऐसे ही पागल हैं इसलिए वो बोल दिए जाने के, लेकिन तुम माँ होकर भी उसको छोड़ के आई है, तुम कभी अच्छी नहीं हो। बाहर में खंड के सोए हुए पुत्र को भी नींद नहीं आई। माँ की अपेक्षा उसे 100वें हिस्से जितनी भी मंगू के साथ ममता ना थी, फिर भी उसके कलेजे पर वेदना का काला पत्थर रखा गया था। यानी माँ जितना प्यार करती थी उसका 100वां हिस्सा भी, यानी 1/100 भी उसका पुत्र उससे प्यार नहीं करता, फिर भी उसका कलेजा वेदना से पूरा भरा हुआ था। पूरा बिल्कुल इसी तरह राज चल रहा है उन लोग का। और माँ की सिसकियों के साथ आंखें से भी आंसू बहने लगे। अपने को इतनी वेदना होती तो माँ को क्या होता होगा। यानी बेटा भी रो रहा है कि हमको जब इतना दुख हो रहा हो तो माँ तो बिल्कुल कैसी ही होगी। माँ के हृदय का मांस वेदना कितनी क्रूरता से कोच रही होगी। उसका साक्षात्कार जीवन में पहली ही बार पुत्र को हुआ। उसका हृदय पुकार उठा, माँ का यह दुख किसी भी उपाय से टालना चाहिए। पुत्र होकर इतना भी मैं ना कर सकूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। उसके साथ ही उसके अंतर में प्रतिज्ञा की, मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा। बहू उसका मलमूत्र धोने को तैयार नहीं होती तो मैं धोऊंगा। इसके साथ वेदना का काला पत्थर उसकी छाती से खिसक गया। यानी बेटा मन ही मन सोच रहा था कि माँ को हम मंगू से बिछड़ दिए, माँ को मंगू से दूर कर दिए,
माँ रही या ना रही, हम रहेंगे जब तक, तब तक हम मंगू का ध्यान रखेंगे जैसे माँ रखती है। भले बहू रखे ना, मेरी पत्नी ना रखे या ना रखे, लेकिन मैं जैसे माँ उसकी सेवा करती थी वैसे करूंगा। माँ जी ने दूसरी सिसकी ली होती तो उसी क्षण उसे अपनी प्रतिज्ञा सुनकर सांत्वना दे देती, पर वह शांत पड़ गई, इसलिए उसे भी सोने के लिए आंखों की पलकें गिरा ली। सुबह जब चक्की की ओर मथने की मधुर आवाज गूंज रही थी, तब सारे गांव जैसे बेध डाले वैसे चीखे माँ जी ने मारनी शुरू की। दौड़ी रे मेरी मंगू को मार डाला। यानी रात भर उसको मंगू को रख के आए अस्पताल में, उसके बाद ये लोग सोए। इतनी सारी उसके मन में बात चली मंगू की माँ में। सुबह सुबह जैसी हुई, बेटे ने मंगू की माँ की चीखें सुनी। क्या कही? मंगू की माँ कह रही थी, दौड़ी रे मेरी मंगू को मार डाला रे। मंगू को बारे में सोच सोचकर पुत्र चारपाई से उछल पड़ा। पड़ोसी दौड़ आए, चक्कियां और मथनियां रुक गई, यानी जो गांव में जो चक्की चलती रहती है वो सभी रुक गई। जिसने सुना वही दौड़ आया और जो आए वैसे ही ठिठक गए। माँ जी मंगू की श्रेणी में मिल गई थी। यानी एक ही दिन का बिछड़ाव था माँ और मंगू का, सिर्फ एक ही दिन का बिछड़ाव था माँ और मंगू का, और मंगू की माँ भी मंगू के जैसे पागल हो गई थी। आई होप आपको ये पूरा स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा। ये पूरा जो स्टोरी है, माँ की क्या सांत्वना होती है, माँ की क्या वेदना होती है, माँ की क्या इच्छाएं होती है पुत्री के प्रति। पुत्री कैसी भी हो, बेटा कैसा भी हो, संतान कैसा भी हो, माँ किस तरह से अपने बेटे, पुत्री किसकी या फिर अपने संतान की किस तरह से देखभाल करती है, किस तरह से सोचती है उसके बारे में, वह इस कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से ईश्वर पेटलीकर ने व्यक्त किया है। वर्णिका के बारे में जानते ही हैं, और भी बहुत सारा क्लास 10 का बुक है हमारे पास, गोधली, वर्णिका, संस्कृत, प्यूसम। साथ ही साथ और भी बात करें इसमें तो आपका क्लास 10th का बात करें तो और भी बहुत सारा बुक हमारे पास अवेलेबल है, जो कि आपका इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, आपको सभी सब्जेक्ट में अवेलेबल आपको मिलता है। इसके अलावा एसएसटी का भी बुक है, क्वेश्चन बैंक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं पिछले सारे वीडियो से। और भी बहुत सारा 9th का भी है, 11th और 12th का भी है। सभी बुक आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जाके मिल जाएंगे। हमारा ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, roshnipublication.com, ROSHANI, roshnipublication.com। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस है। यहाँ से आप जाके सारा बुक परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। एक एक बुक का आपको बिल्कुल अर्थ समझाया गया, एक एक चैप्टर का लेखक परिचय है, एक एक चैप्टर है। संस्कृत और इंग्लिश में आपका हर एक चैप्टर का हिंदी दिया हुआ है, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर है। सभी बुक को आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन होता है यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे आगे आने वाले वीडियो में 3rd चैप्टर के साथ। 3rd चैप्टर तो आपका हो गया, 4th एंड 5th चैप्टर 2 चैप्टर और बचा है, 2 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।